जय हिंद साथियों। ये बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट पाला कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए आज दूसरा सेट देखते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 2 है और इससे पहले पाला कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक डालेंगे, वो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बुर्ज होम जो है कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता है बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, इसका प्रमाण बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है। तो जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है क्या होता है, सभी को मालूम है। इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जैन धर्म का जो संस्थापक है ऋषभदेव है और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए वो उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति होता है तभी वो क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। और जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सित्ता अध्यक्ष किस चीज का अधिकारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सित्ता अध्यक्ष है कृषि विभाग के अधिकारी होता है। कृषि विभाग के अधिकारी को सित्ता अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किया है और ये नंद वंश के जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य जो है उसकी सहायता से धनानंद को हराया था। और चाणक्य एक महत्वपूर्ण किताब लिखा है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य लिखा है और ये अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और बताएगा आपने कितना सेट में सही किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर जिला में अवस्थित है। अभी वर्तमान में भागलपुर जिला में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर जब है ना शासन किया था ये दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था गुलाम वंश का। वही पहला मुस्लिम राजवंश था भारत पर। ठीक है, तो गुलाम वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में याद रखिए पहला जो वंश था गुलाम वंश था और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक और इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों आपको पता है कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में होता है। इसे बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और तालीकोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, याद रखिए। तो यहाँ से पूछा है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश का राज था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलुक वंश का राज था। देखिए विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला वंश जो था संगम वंश था, उसके बाद सालुक वंश था, फिर तुलुक वंश आया, फिर अरिविदु वंश आता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और तुलुक वंश से संबंधित राजा कृष्णदेव राय है, याद रखिए भी, जिसके दरबार में तेनाली नाम रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपनी ठिकाना स्थापित किया है। ये देखिए आप पुर्तगाली कंपनियों से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि जो व्यापारिक कंपनी थी यूरोपीय कंपनी था उससे क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे पूछा गया कि 1605 ईस्वी में कौन सी कंपनी थे जो मछलीपट्टनम में अपना पहला ठिकाना स्थापित किया था, फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो दोस्तों आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, मछलीपट्टनम में पोर्तुगालियों ने अपना 1605 में फैक्ट्री खोला हुआ था। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, डच, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डच। और आपको पता है कि याद रखिए ईस्ट इंडिया स्थापना के कर्मी कंपनी की नाम याद रखिए। सबसे पहले अगर स्थापना होता है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, फिर आता है अंग्रेज, 1 नंबर पे पुर्तगाली हो गया, 2 नंबर पे अंग्रेज हो जाता है, 3 नंबर डच, 4 नंबर फ्रांसीसी हो जाता है। लेकिन इनके आने के क्रम में हेर फेर हो जाता है। याद रखिए पहले तो पुर्तगाली ही आता है और फिर उसके बाद डच आ जाता है, बाद में अंग्रेज आते हैं। तो ये डच पहले आ जाएगा आने के क्रम में, बाद में अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आ जाएगा, ये भी याद रखिए। पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कोची में स्थापित करता है, डच अपना फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, अंग्रेज अपना फैक्ट्री पहला सूरत में स्थापित करता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। और अस्थायी बंदोबस्त का जो संस्थापक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन सॉर के सहायता से अस्थायी बंदोबस्त किया था। पिछले बार 1275 की पीटी में ये ऑप्शन में नहीं था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, लागू किया गया है। तो आप सभी को मालूम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए थे, जिसमें ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था लेकिन जॉन सॉर था, तो इसका आंसर हो जाता जॉन सॉर। ठीक है, इसके सहायता से लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा का अधिवेशन कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 ईस्वी में होता है। और 1938 ईस्वी के जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस ही त्रिपुरी में अध्यक्षता करता है और पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाता है। याद रखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव क्या कराया जाता है? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में चुनाव कराया जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को विजय होता है और अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस 1939 में अपना त्यागपत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभालते हैं अध्यक्ष का पद, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट आपको मालूम चल गया। त्रिपुरी संकट में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुई, आरंभ हुआ था? तो किसके शासन काल में? तो आपको पता है खिलाफत आंदोलन 1919-20 के आसपास हुआ था। तो 1919-20 के आसपास लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय खिलाफत आंदोलन हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट भी आया था, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा कर रहे थे सभी आदमी 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी को। तो जनरल ओडायर नामक अधिकारी ने उस पर अंधाधुंध गोली चला दी। इसी घटना को जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, लेकिन ऐसे देखिए तो 1000+ आदमी की मौत हो जाता है। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का स्थापना करता है। याद रखिए हंटर आयोग का स्थापना करता है। लेकिन हंटर आयोग, कांग्रेस भी अपनी ओर से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना करता है, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्मो जोन में विभाजित भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मो जोन में विभाजित किया गया? तो भारत को कितने सिस्मो जोन में विभाजित किया गया है? तो इसे तो 5 किया गया है, लेकिन मेनली 4 रूप से सिस्मो जोन यानी भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 4 क्षेत्रों में। भूकंप का अध्ययन, याद रखिए भूकंप का जो अध्ययन है सिस्मोलॉजिक आता है। इनका ग्राफ सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका जो तीव्रता होता है रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। भूकंप में 3 तरंग निकलते हैं, पी तरंग, एल तरंग, ठीक है, एस और एल तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? निम्न में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है?
आपको गोवा के समुद्र तट पर बताना है। देखिए कुंडले है, मरीना है, पालोलेम है, वर्काना है। तो इसका ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कुंडले समुद्र तट। गोवा में जो तट है समुद्र उसे कुंडले तट कहा जाता है। गोवा जो भारत का पूर्ण राज्य बना है 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य बना है। और गोवा को आजादी 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ऑपरेशन विजय के थ्रू हुआ था, ये भी याद रखिए। और गोवा 25वें राज्य के रूप में भारत का राज्य बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस नदी की त्रि, मथुन, तानून, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पे एक पॉइंट दरोगा का फेवरेट टॉपिक है सहायक नदियां। पीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो सहायक नदियां जरूर याद करके जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिबांग। दिबांग नदी का ये जो त्रि, मथुन, तालोन, एमे, अही, एमरा और आवा जो नामक नदी है, इस सहायक किसका नदी है? दिबांग का, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में पाई जाने वाली मिट्टी आपसे पूछा है, तो कछार आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कछार मिट्टी होता है। पूर्वी और पश्चिमी तटों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो कछार मिट्टी। भारत में मिट्टी के 8 प्रकार बताए गए हैं, याद रखिएगा ICAR के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह डॉट डॉट में परिवर्तित हो जाता है। आपको खाली जगह को भरना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, मतलब सूर्य से 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह क्या किस चीज में परिवर्तित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्सर। किसमें? पल्सर में परिवर्तित हो सकता है। सूर्य एक तारा, याद रखिए, और सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के थ्रू सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन होता है हीलियम के नाभिक में टूटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो पृथ्वी का आकार अंडाकार है, चपटा अंडाकार, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण कोणीय दूरी, तो इसके मतलब आप क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अक्षांश के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, और अक्षांश की संख्या कितना है? तो 179 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा R.K. शनमुखम सेठी। आप सभी को पता है B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, और पहला कानून मंत्री भी B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? अगर बात करूं मूल संविधान का, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची 22 भाग थे। ठीक है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। 22 भाग है, अनुसूची 4 बढ़ के 12 हो गया है। तो आपसे भाग पूछा गया है तो भाग 22 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद आपको पूछा गया है। तो आप सभी को पता ही है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और राष्ट्रपति 52 में है। ठीक है ना, पकानी, आप याद है राष्ट्रपति पकानी कायो दियोदशम, आपको पता है ना आजकल निर्वाचन। ठीक है, 52, 53, 54, तो निर्वाचन किस में है? 54 में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो किस भाग में? तो आपको देखिए नीति निर्देशक जो है DPSP,
ठीक है ना, ये भाग 4 में है, भाग 4 में है। और भाग 4 जो है नीति निस्तर, ठीक है, 36 से 51 तक है वर्णन आर्टिकल्स में, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णन जो है 50 में किया गया है, ठीक है ना, 50 में किया गया। तो इसका मतलब डीपीएसपी में ये किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसका आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कल्याणकारी राज्य का चर्चा भी डीपीएसपी में किया गया, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। तो फिर से आपसे वही क्वेश्चन दोहराया है, तो इसका आंसर 54 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो सभी को मालूम है कि सरोजिनी नायडू जी जो थे भारत के पहले राज्यपाल बने थे, महिला राज्यपाल बने थे, वो भी उत्तर प्रदेश के। कहाँ का, उत्तर प्रदेश के। और सुचेता कृपलानी जो है, सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी, ठीक है ना। बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी, सुचेता कृपलानी। चलिए, और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला महिला राजदूत बनी थी। और आपको पता है अरुणा आसफ अली 1942 आंदोलन में काफी फेमस हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा गया नियमावली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 193 आर्टिकल्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दो राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक या मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, याद रखिए, मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दो राज्यों के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसकी चर्चा आर्टिकल 1 से 31 में है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 के थ्रू होता है। और इसका जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में है, और दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होता है। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 है, जिसमें 33+1 है, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी है, जो बी.आर. गवई जी सर जो है वो भी हाईलाइट है, और आपको पता ही है किसी मुद्दे पर हाईलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है, बनाया गया था। तो इसका आंसर देखिए 2019 तो 2 है, लेकिन डेट सहित आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 15 अगस्त 2018, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2018, सॉरी 15 अगस्त 2018 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और उम्र सीमा की बात करें तो 65 वर्ष। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा वहां तक उसका कार्यकाल होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति के गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया। जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था, किस चीज के अध्ययन के लिए किया गया था। देखिए, तो राजेंद्र जो सच्चर समिति का गठन किया गया था, भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों, बिहार दरोगा का समिति भी फेवरेट क्वेश्चन है, एक समिति पूछ ही डालता है, तो ये भी याद रखिए। सच्चर समिति का संबंध हो जाएगा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना, अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन, भारत के जो संविधान का 100वां संशोधन हुआ किससे संबंधित है। तो सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के जो भूमि हस्तांतरण हुआ था उससे 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। और फेवरेट है, याद रखिए, 100वां संविधान संशोधन क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 101 के द्वारा जीएसटी लाया था, 103 में ईडब्ल्यूएस को लाया था, 104 जो संविधान संशोधन SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया था, और एंग्लो इंडियन को
जो राष्ट्रपति नियुक्त किए थे उसको समाप्त कर दिया गया था। अभी हाल ही में 106वां अधिवेशन हुआ है, जो नारी शक्ति अधिवेशन भी कहा जाता है, वंदनम अधिनियम कहा जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में भी 35% महिलाओं का आरक्षण दिया गया। नारी वंदनम अधिनियम 106वां अधिवेशन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक पार्टी का एक हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, ठीक है, जिसे एनडीए भी बोलते हैं ना, एनडीए बोलते हैं, आप तो सुना होगा, तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए, ठीक है ना। या अभी भारत हो गया है, जो कांग्रेस अलायंस किया है उसको यूपीए भारत अभी कहा जाता है, ठीक है ना। और बीजेपी जो अलायंस किया है उसे एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा क्या होता है? तो शासक लोगों द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। क्या होता है? इलेक्टेड होते हैं, चुना जाता है। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी चुनाव आयोग, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईलाइट है, अभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 33 का क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो इसका देखिए, पहला पढ़िए, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह हुआ था। ये भी याद है कि ये सही है, पहली बार गांधी जी बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह था 1916 में, उसमें हिस्सा लिए थे सार्वजनिक रूप से, ये तो सही है। दूसरा, 1914 और 18 के युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। नहीं, ये तो नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध यह हुआ था 1914 से 1918 के बीच, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। हाँ, ये सही है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन से कथन सही है? तो हमारा 1 और 3, तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे? ये तो हाईलाइट क्वेश्चन है, सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार बने हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ही 1906 में किया है, ये भी याद रखिए। और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण बुक है। और दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे और 20 रुपया बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अठारहवीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोडिया कट्टाबोमन किस राज्य से थे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोडिया कट्टाबोमन किस राज्य से थे? तो ये आप नाम से भी अनुमान लगा सकते हैं, साउथ का ही राज्य है जिसमें तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। भारत सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारत सरकार के लिए बैंकर का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना होता है, यह भी याद रखिए। अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपया के साथ इसकी स्थापना होता है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो जो जन धन है, धन इसी का मतलब वित्तीय से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है फाइनेंस सर्विस यानी वित्तीय सेवा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए दोस्तों, 2000 में ये भी अधिनियम भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, 1972 में जो है टाइगर आया था, ठीक है। 92 में हाथी अधिनियम आया था,
ठीक है ना। ये भी याद रखिए। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिनियम आया था, ये भी याद रखिए। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। तो कुछ कुछ पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये भी याद रखिए। सभी अधिनियम से जो क्वेश्चन आता है ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आशय क्या होता है? तो देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना। और नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग की जगह पर किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950 को होता है, जिसको भंग कर देता है कब? 2014 में। और 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना करते हैं, ठीक है। नीति आयोग और योजना आयोग जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष पीएम होता है। जो भी उस टाइम में प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष था। तभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्ट्रोरे क्या है? ऑक्ट्रोरे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। ऑक्ट्रोरे क्या है? एक प्रकार की टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? ऑप्शन चलिए दिखाते हैं आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसएसबीसी बैंक। देखिए एसएसबीसी बैंक, इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन सभी के बैंक इसका नाम सुने होंगे। भारतीय बैंक है, ये भारतीय बैंक नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? अमृत योजना सरकार की है, स्वच्छ भारत योजना भी भारत सरकार की है, ठीक है ना। उसके बाद आयुष और जनधन, ये वर्तमान सरकार की योजना, अमृत, स्वच्छ भारत और जनधन योजना। लेकिन आयुष जो है ये वर्तमान सरकार की योजना नहीं है। चलिए आयुष इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्विक, पार्श्विक के मापक की इकाई है। पार्श्विक क्या है? दूरी की मापक की इकाई है। क्या है? दूरी का, दूरी। तो यहाँ पे देखिए क्या है? दूरी लंबाई होता है, तो लेंथ से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पांडुलिपियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तु को देखा जाता है? तो पांडुलिपियों से समुद्र ऊपर की वस्तु जो देखा जाता है, पेरिस्कोप, क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप से ऊपर की वस्तु को देखा जाता है। पेरिस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। समुद्र के अंदर से ऊपर की वस्तु को देखते हैं किस चीज से? पेरिस्कोप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो काज के बारे में निम्न में से कौन सी बात असत्य है? यदि विस्थापन शून्य है तो काज भी शून्य होगा, ये बिल्कुल सही है। क्या क्या काज ऋणात्मक हो सकता है? काज ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ये भी सही है। काज की इकाई जूल है, ये भी सही है। काज एक सदिश राशि नहीं, काज एक सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अदिश राशि हो जाएगा काज। चलिए अगला क्वेश्चन, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं? तो पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचते हैं उसे गुरुत्व बल या ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी इसका आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी खींचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है, वायु दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान क्या होता है? नियत रहता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनाई जा सकती है? तो 120 डिग्री पर झुके हुए जो होते हैं कितनी छवियां बनाई जा सकती है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा। तो 360 में क्या हुआ है? 120 डिग्री से भाग दीजिए, ठीक है। तो 120 डिग्री से भाग देंगे तो बात ऐसे 3 आ रहा है, ठीक है ना। 3 आ रहा है, ठीक। अगर ये विषम होता है तो एक घटा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2 छवियां बनेगी। इसका नियम होता है 360 डिग्री थीटा माइनस 1, ठीक है ना। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है? तो एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विसरण का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्र से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इवोपेरेशन द्वारा, यानी कि वाष्पन विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। इवोपोरेशन द्वारा, ठीक है ना। चलिए यानी कि वाष्पन द्वारा।
पहला क्वेश्चन देखते हैं, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका हो जाता है 91.22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4 का होल 2 C2O4। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, लेकिन मीथेन नहीं है। मीथेन CH4 होता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन धान की खेत, दलदली भूमि से निकलता है, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ होता है? तो मीठी महक वाला पदार्थ क्वेश्चन तो का पूछा गया क्वेश्चन है, एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है मीठी महक वाला पदार्थ, एस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफिल में होता है। चलिए ऑप्शन देखिए, तो क्लोरोफिल में क्या होता है? सभी को पता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में ही खाना बनता है, इसलिए पत्तियों का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेटिक्स कहा जाता है, जिसमें जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े होते हैं प्यार? यानी किस संघ में जीवों के संयुक्त प्यार होते हैं, संयुक्त प्यार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा ग्रुप। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो संयुक्त प्यार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, वायु कोशिका, ये एल्वियो जो फेफड़ा में होता है, फेफड़ा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेफड़ा की इकाई को क्या कहते हैं? तो फेफड़ा की इकाई को एल्वियो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होता है? तो जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है आपको पता है? क्या होता है? टाइफाइड और हैजा जल प्रदूषण के कारण होता है। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और जो आप सेट देख रहे हैं वो सेट प्रीवियस ईयर के आधार पर ये बनाया गया है, जो आपको दरोगा एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? टाइफाइड और हैजा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है? तो ईद में चांद दिखता है, आपको पता है ईद में चांद दिखता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा चांद। ठीक है ना, चांद तो सभी में चंद्र। ठीक है ना, तो कौन सा चंद्र? वर्धमान चंद्र। कौन सा? वर्धमान चंद्र में ईद उल फितर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख के शाही नृत्य को सेंडोल नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के शाही नृत्य को क्या कहा जाता है? सेंडोल नृत्य। लद्दाख के शाही नृत्य को क्या कहा जाता है? सेंडोल नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? तो शास्त्रीय वायलिन वादक जो थे कौन थे? बीडी जॉ। कौन थे? बीजी जॉ। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, आपको पता है शहनाई वादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवदास जो उपन्यास है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देवदास जो उपन्यास है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक ना। चलिए, प्रेमचंद का किताब गोरा है, गोदान है, क्रम भूमि है, ये सब प्रेमचंद की किताब है। कुल्ली, मूर्खलाल आनंद के द्वारा कुल्ली लिखा गया एक किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का विषय है स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो नोबेल पुरस्कार भारतीय को इस ऑप्शन से आपको चुनना है। तो विक्रम साराभाई नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, एस पंचरत्नम ये भी नहीं, लेकिन आपको पता है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न में भी मिला है। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
यूनिसेफ यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष होती है? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होता है, याद रखिए, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी इसका मुख्यालय कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस है। क्या है? तेजस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरती शाह। क्या हो जाएगा? आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला एशियन खेल किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहला एशियन खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमाओ भंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी कहाँ की? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायके। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? पहला क्वेश्चन आपको देखिए, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो डाक टिकट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलैंड हिल। रोलैंड हिल के द्वारा डाक टिकट का आविष्कार किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खासाबा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित है? तो खासाबा दादा साहब जादव जो है किस खेल से संबंधित है? नाम ये है कुश्ती से। इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कुश्ती से संबंधित है, रेस्लिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू, अदरक। आप सभी को देखिए, पादप जीव कौन सा उत्पन्न कर सकता है? फफूंद या कवक ही। इसका आंसर बी हो जाएगा, डबल रोटी की फफूंद। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल, आईटेल इसको बोलते हैं, इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कंप्यूटर क्षेत्र की जो आईटेल कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। किधर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रह उपकरण है? तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रह तो क्या हो? क्षैतिज टेप है, सॉरी फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, क्षैतिज टेप भी है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डाटा संग्रह करने के लिए स्टोरेज का आपसे पूछा है, सभी स्टोरेज ही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी आप सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो ऑप्शन आपको देखते हैं, एज, उबंटू, क्रोम और फायरफॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उबंटू। ये वेब ब्राउजर नहीं है, लेकिन ये क्रोम, एज और फायरफॉक्स में वेब ब्राउजर है, आप सर्च इंजन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उबंटू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास का पिरामिड होता है? तो किसका उल्टा पिरामिड होता है? तो मैदानी क्षेत्र का, सॉरी किसका होता है? जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसका पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो पेंच टाइगर रिजर्व देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। पेंच, महाराष्ट्र में भी पेंच थोड़ा भाग फैला हुआ है, ठीक है ना, याद रखिए। उड़ीसा में आपको पता ही है सिमलीपाल, कर्नाटक में बनेरघट्टा, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल आपको यह सुंदरवन, ये सभी महत्वपूर्ण है। बांदीपुर जो है कर्नाटक का महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीपीय पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया पूरी दुनिया का आधा बिजली का उपयोग कर रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 भारत गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वें स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्ष 2025 में किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया? तो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत जो है करीना कपूर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में, NIAB हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला यूरिया प्लांट स्थापित किया गया? पूर्वोत्तर का पहला यूरिया प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? असम में। कहाँ? असम में। असम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में G20 समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत की स्थापना की जा रही है? हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत की स्थापना की जा रही है? तो सिक्किम में। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में किस देश की पहली क्रिकेट टीम ने 6ठी बार ICC T20 विश्व कप जीता है? अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 6ठी बार ICC T20 कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो इसका आंसर दिल्ली और गुरुग्राम रूट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी तेलंगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का सवाल आ गया दोस्तों, रीजनिंग का सवाल आ गया, इसका तो आंसर बताते जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैथ का रीजन हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख के जाइए और बनाते जाइए, ठीक है ना। वीडियो को रोककर आप बना भी सकते हैं, और टोटल आप कितना सही किया ये कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर बता दे रहे हैं, आप सवाल जरूर बनाकर हल करिएगा। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। 94 का बी। 95 का देखिए दोस्तों, 95 का ए हो जाएगा, 95 का ए। 96 का दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 97 का क्या हो जाएगा? 97 का सी हो जाएगा, ठीक है। 98 का दोस्तों डी हो जाएगा, 99 का दोस्तों देखिए सी हो जाएगा, और 100 का जो है बी हो जाएगा। आप लोग आंसर जरूर मिला लीजिएगा अपना बनाकर, ठीक है ना। अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो मैथ का रीजनिंग का बनाकर डाल देंगे। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इस चैनल पे योगा प्रैक्टिस से जो चल रहा है, यूथ पब्लिकेशन का नया बुक आया उसका, इसमें 12 सेट है, 12 सेट आपको कराऊंगा। जरूर चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 2 गुना या स्पीड में आप लोग देख भी सकते हैं, सेट लगाकर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, थैंक यू।